डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करते हैं वो कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं। तो हम कहेंगे कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वो कंपाउंड जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम नंबर ऑफ आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लिंक होता है, कैसे? बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सेंट्रल मेटल आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल या हम कहेंगे आयंस के बीच में बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब आपने पैसे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, फिर मैं दोबारा बता रही हूँ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर कौन डोनेट करता है? आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। तो हम कहते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस जो होते हैं जब सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उनके बीच में फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, और उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन कंपाउंड की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं वो आपकी कहलाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयंस जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, जरा अच्छे से देख लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो ये मैंने आपका लिया है कोबाल्ट। ये ब्रैकेट में आपका NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पर ये आपका कोबाल्ट कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन। ये NH3 आपके कहलाते हैं बच्चे लीगेंड। तो जब सेंट्रल मेटल आयन लीगेंड के साथ जुड़ता है, कैसे? बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड बना ये हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन कंपाउंड की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो कहलाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चलिएगा अब जरा इन कॉम्प्लेक्सेस के टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कितने टाइप के होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस? अच्छे से देखिएगा बेटा। तो हम कहते हैं मेनली ये आपके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स? 3 तरह के होते हैं मेनली। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या होते हैं? ध्यान से सुने बच्चे। एक कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुने, एक कॉम्प्लेक्स इन विच a complex in which the complex ion carries ध्यान से सुने, carries a net positive charge। जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन पे नेट पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उनको कहते हैं हम इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। जिनमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए उन कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, ये लिखा मैंने NiNH3 का होल 6, ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 2 पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये बच्चे कैटायनिक है। ठीक से देखें, ये आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो है आपका कैटायनिक है। अगर मैं कहूँगी, ध्यान से सुने, एक कॉम्प्लेक्स इन विच, ठीक से देखें बेटा, एक कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज, कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज ए नेट नेगेटिव चार्ज, ए नेट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास लिखा AgCN का होल ट्वाइस, बाहर आपका नेगेटिव चार्ज लगा दिया। या फिर मैंने कहा FeCN का होल 6, बाहर आपका ले लिया 4 नेगेटिव।
तो कॉम्प्लेक्स पर जब आपका नेगेटिव चार्ज होता है तब आप उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एनायनिक। जब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तब उस कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं बच्चे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स आपको बता दिए, कैटायनिक और एनायनिक। अब कैटायनिक और एनायनिक के बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, हमने कहा जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्या कहेंगे हम? थर्ड पॉइंट, ए कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुने बेटा, कैरिंग no net, a complex carrying no net charge is called, क्या कहलाता है वो? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स is called a न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता उनको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे मैंने आपका ये ले लिया NiCO का होल 4, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स ये न्यूट्रल है। जैसे मैंने कहा आपको CONH3 का होल थ्राइस Cl3, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल है। क्यों? इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने आपको टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताए 3 तरह के, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन समझने के लिए आपको डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों के बारे में जानना पड़ेगा कि दोनों क्या चीज़ हैं और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलिएगा बेटा ध्यान से सुने। अब जरा हम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है और दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या पाया जाता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो ध्यान से सुनो बेटा, दोनों जो हैं वो आपके कैसे बनते हैं? डबल सॉल्ट और जो कॉम्प्लेक्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को जब आप स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं आपका या तो डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुने, डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स। तो बस दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। तो ध्यान से सुने, तो हमने कहा डबल सॉल्ट क्या? व्हेन 2 सिंपल सॉल्ट are mixed in equimolar proportion, मैंने कहा आप क्या करो, 2 सिंपल सॉल्ट को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो तो वो आपका बनाएंगे डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं डबल सॉल्ट का। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा KCl.MgCl2.6H2O। आपने पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इनको इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिलाया तो आपको मिल गया डबल सॉल्ट। कौन सा बेटा? KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है, इसी तरह से देखो दूसरा देख लें आप, मोहर सॉल्ट होता है जैसे आपका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, दिस इज मोहर सॉल्ट। इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं मोहर सॉल्ट की आप लैब के अंदर कि कैसे मोहर सॉल्ट बनाया जाता है या कैसे डबल सॉल्ट। तो इसमें आप 2 सिंपल सॉल्ट लेते हैं, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इनको इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप फॉर्मेशन करते हैं डबल सॉल्ट का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, अब आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनता है। हमने कहा इसमें भी 2 सिंपल सॉल्ट का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे द सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म्ड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो जब आप कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जो आपके सॉल्ट आप लेते हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ किसका? कॉम्प्लेक्स आयन का। जैसे आपको मैंने पीछे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कॉम्प्लेक्स के, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये लिखा मैंने K4FeCN का होल 6, ये दिया जैसे। ठीक है बेटा, तो ये आपका एग्जाम्पल है
कॉम्प्लेक्स आयन का, और ये किसका एग्जाम्पल है? डबल सॉल्ट का। अब अगला जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का वो देख लीजिएगा बेटा। ये तो इनके फॉर्मेशन का बेसिक डिफरेंस हुआ। ये बनते हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में सिंपल सॉल्ट को, ये सिंपल सॉल्ट को मिक्स करने से बनते हैं, लेकिन उनका रेशो इक्विमोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डबल सॉल्ट के बारे में हम कहते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली। ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन they completely dissociate into ions. They completely dissociate into ions. हमने कहा एक्वस मीडियम में डालते ही वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में। जैसे अभी मैंने आपको लिखा KCl.MgCl2.6H2O, ये आपका डबल सॉल्ट है। अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में डालती हूँ तो डालते ही ये मुझे कौन कौन से आयन देता है? K पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव प्लस, ध्यान से सुने बेटा, 2 Cl ये हैं, 3 ये हैं, 3 Cl नेगेटिव प्लस 6H2O। ये मुझे, ये जो सॉल्ट हैं ये मुझे आयनिक फॉर्म में मिलते हैं। अगर मैं डिटेक्शन करना चाहूँ कि जो मेरा ये एक्वस सॉल्यूशन में जो मैंने सॉल्ट डाला हुआ है उसमें ये वाले आयंस प्रेजेंट हैं कि नहीं, तो मैं पोटेशियम का या मैग्नीशियम का टेस्ट लगा सकती हूँ। तो टेस्ट लेके मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन के लिए टेस्ट लगाऊंगी, तो टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा आपको कि ये जो है आपका डबल सॉल्ट ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, आपकी कॉम्प्लेक्स आयन की, तो हमने कहा दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, अच्छे से समझे बेटा, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉलिड स्टेट के साथ साथ एक्वस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन में वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। तो ध्यान से सुनिएगा, द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है आपका K4FeCN6, ये देखें ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये पार्ट आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस पार्ट, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो बेटा, अगर आप इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये 4K पॉजिटिव, ये तो आयंस हैं, ये तो स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो अंदर का पार्ट है, इस ब्रैकेट के जो अंदर का पार्ट है, ये कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। प्लस ये बनाएगा FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं करता। तो हमने कहा डज नॉट आयोनाइज टू गिव, क्या दे दे, ये आपके पास दे दे कि Fe2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। कि अगर आप चाहो कि इस कॉम्प्लेक्स में आप Fe2 पॉजिटिव का, जैसे आप इसमें हर एक आयन का टेस्ट लगा सकते हो, इसमें भी चाहो कि Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट लगा लूँ, इसके अंदर Fe है तो सही, तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में है बाहर का पार्ट, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन पार्ट, और ये आपका कभी भी आयंस में स्प्लिट नहीं करता जब आप एक्वस मीडियम में डालते हैं। जबकि अगर डबल सॉल्ट को देखें तो इसका तो हर एक जो आपका जितने भी इस अंदर आयंस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही अपनी आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, ये जो है जिनसे ये मिलकर बना होता है आपका। क्लियर हुआ बच्चे? अब आगे देख लीजिएगा ध्यान से। अगर हम सिंपल बात करें तो हमने बोला द प्रॉपर्टी, ये ऊपर मैं फिर से लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी साइड में क्या बता रही हूँ। ये डबल सॉल्ट और इधर आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक से देखते जाएं बच्चे क्या कर रहे हैं हम। अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें तो हम बोलेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट। जो आपका डबल सॉल्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर सेम एज दोज ऑफ
its constituent elements as those of its constituent elements. हमने कहा डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती हैं जैसे कि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की होती हैं. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी सेम होती हैं जैसे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की होती हैं. और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो हम बोलेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड different from its constituent elements. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. यहाँ ये देखें तो ये पूरी इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी, ना कि ये Fe2 पॉजिटिव या Cn नेगेटिव की प्रॉपर्टी शो करेगा. क्लियर हो गया? तो मतलब टेस्ट लगाओगे तो ये इनका टेस्ट नहीं देगा Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव का, जबकि इसमें ये हर एक आयन का टेस्ट देता है. इसका मतलब डबल सॉल्ट और इसके जो आयन हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है. अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि इन्हें डबल सॉल्ट मेटल आयन शो नॉर्मल वैलेंसी. मेटल आयन शो नॉर्मल वैलेंसी. मेटल जो है वो नॉर्मल वैलेंसी शो करता है. जैसे आपने देखा पोटेशियम KCl है, KCl.MgCl2 है तो पोटेशियम अपनी K पॉजिटिव जो नॉर्मल वैलेंसी है. मैग्नीशियम आपकी 2 पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है. लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोलें कि जैसे मैंने आपको पीछे ये कॉम्प्लेक्स दिया क्या FeCN6 नेगेटिव, आप कहोगे कि इसमें Fe जो है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी दिखाता है. नहीं, ध्यान से सुनिएगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन जो है वो सेटिस्फाई करता है इट्स 2 टाइप ऑफ वैलेंसी. तो हम क्या कहेंगे? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल आयन satisfy 2 type of valences. 2 type of valences. मेटल आयन जो है वो 2 तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है. अच्छे से देखें. कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. जो आपकी क्या कहलाती हैं बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी. ये आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से मेटल 2 तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये चैप्टर आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो ये आपके बेसिक डिफरेंस बता दिए हैं मैंने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जिनके बेस पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कर सकते हैं. तो हम बोलेंगे सम important terms used in coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट टर्म हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ध्यान से सुनिएगा बेटा. यहाँ पर आपका सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट टर्म्स में. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सबको पता होना चाहिए. अच्छे से देखें. सेंट्रल मेटल आयन एंड लीगेंड, ये मेन पार्ट होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के. तो सबसे पहले तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आयन हम किसे कहते हैं और लीगेंड हम किसे कहते हैं. तो हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, द डोनर एटम. अच्छे से देखें बच्चे डेफिनेशन. द डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स और एनायंस. द डोनर एटम, मॉलिक्यूल और एनायंस which donate a pair of electron. अच्छे से देखें. which donate a pair of electron to the metal atom. हमने कहा डोनर एटम, मॉलिक्यूल और एनायन जो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसको? मेटल एटम को. ठीक है.
and form coordination bond ठीक है, are called ligands। ध्यान से सुने, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी, एनायंस भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो डोनेट करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको? मेटल एटम को, और उसके साथ बनाएं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो कहलाएंगे आपके लीगेंड, ठीक है। अब आप पूछें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, तो हम कहेंगे द मेटल एटम और आयन टू विच these ligands are attached, the metal atom or ion to which these ligands are attached is called, क्या कहलाता है वो बेटा? सेंट्रल मेटल एटम is called सेंट्रल मेटल एटम और आयन। उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं, जो कि लीगेंड से लेता है लोन पेयर और उसके साथ बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अच्छे से देखें बेटा, तो हम कह सकते हैं कि लीगेंड जो होते हैं वो जनरली लेविस बेस होते हैं, और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है वो आपका लेविस एसिड होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द लीगेंड्स आर, जो पेयर डोनेट करे वो लेविस बेस, ligands are Lewis base and central metal atom is क्या कहलाता है? Lewis acid। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आपका कहलाता है लेविस एसिड, क्योंकि वो पेयर लेता है, और लीगेंड क्या कहलाते हैं आपके? लेविस बेस, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ लिया आपने, सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड। अब देखिएगा, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाएं, मैं उसको जैसे आपको एग्जांपल बार बार पहले भी बताया था मैंने, ये कॉम्प्लेक्स लिखा आपने FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। इस कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर आपकी दो ही मेन स्पीशीज प्रेजेंट रहती हैं बच्चों। एक आपकी क्या कहलाती है? सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो 6 CN इसके साथ जुड़े हैं, कितने CN जुड़े हैं आपके? 6। ये आपके कहलाते हैं बच्चों लीगेंड्स, ये लीगेंड्स हैं। और सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आपका कहलाता है, इनके बीच बनने वाला बॉन्ड ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये जो 6 CN है ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज Fe को। तो Fe फिलहाल यहाँ पर 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, 1 CN से 1 तो 6 CN से लेगा 6 लोन पेयर, ठीक है। और Fe इन 6 CN के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुआ बच्चों क्या बताया मैंने? तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड क्या होता है इसके बारे में बताया, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा बेटा, आपके लीगेंड को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लीगेंड क्या होते हैं आपके? तो लीगेंड जो हैं बेटा आपके, ध्यान से सुनिएगा, लीगेंड आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं नेचर में, और कैटायनिक भी हो सकते हैं। तीनों तरह के हो सकते हैं आपके लीगेंड्स, ठीक है। सिंपल आयंस हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और कैटायन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर रखिएगा इस बात को। लीगेंड्स 3 तरह के पाए जाते हैं, तो मैं आपको फिर डिटेल में इन तीनों तरह के लीगेंड्स के बारे में बताऊंगी कि आपके क्या होते हैं। ये न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक लीगेंड्स आपके क्या होते हैं बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद लीगेंड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिएगा कि लीगेंड जो है उनके पास पाए जाते हैं डोनर एटम। ध्यान से सुनिएगा, डोनर एटम पाए जाते हैं। अगर एक डोनर एटम होता है तो लीगेंड को हम कहते हैं, ध्यान से सुने, यूनिडेंटेट। अगर एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको, जैसे 2 हो गए तो बाइडेंटेट, ठीक है। और अगर आपके 3 हो गए तो ट्राइडेंटेट, और बहुत ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉलीडेंटेट। अच्छे से समझें बेटा, अगर
लीगेंड के पास जो डोनर एटम है, जो लोन पेयर डोनेट करे, आपको पता है लीगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा तभी सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लीगेंड के पास, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, H2O में आपको पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से देखें, 2 वो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेता है 2 हाइड्रोजन के साथ, तो अभी भी उसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मीन्स 2 लोन पेयर हैं। लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर एटम जो है वो एक ही पेयर को डोनेट कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये आपका डोनर एटम है, अच्छे से देखें बेटा, और ये इस पेयर को चाहे तो किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये वाटर आपका काम करेगा एज ए लीगेंड। लेकिन अगर आप ये सोचो कि दो लोन पेयर हैं तो दोनों एक साथ डोनेट कर सकता है, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों, एक टाइम में एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये मैंने बताया लीगेंड के बारे में। अगले टॉपिक में हम इस लीगेंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।